6 अगस्त 1991 फ्रांस के पेरिस में एक किल टीम असेंबल होती है जिसको ईरान भेजता है और टारगेट उनके प्री इस्लामिक रेवोल्यूशन के लास्ट प्राइम मिनिस्टर शाहरपुर बख्तियार। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और बिना किसी शोर शराबे के वहां से चुपचाप सारे निकल जाते हैं। जब सारे एयरपोर्ट पर होते हैं और अपनी फ्लाइट को बोर्ड करने वाले होते हैं तो सडनली एन मौके पर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी उसमें से एक असासिन को धर दबोचती है। एंड द क्रेजी थिंग, पुलिस को अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली थी पर असासिन उसे पहले पकड़ा गया है। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के सबसे बड़े और सक्सेसफुल एस्पियोनाज ऑपरेशन के बारे में जो एक दो नहीं बल्कि पूरे 50 साल तक चला। एंड द क्रेजी थिंग, हमारी हिस्ट्री और प्रेजेंट और आने वाली फ्यूचर को ये ऑलरेडी बदल चुकी है पर अभी हमको इसका रियलाइज नहीं हुआ है। सो बिना वक्त जाया करे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोचिए, जब हम आपस में बात करते हैं तो सिक्योरिटी का इतना मैटर नहीं रहता, बट ऑन द अदर हैंड जब एक गवर्नमेंट बात करती है अपने डिप्लोमेट से या फिर एक मिलिट्री हाई कमांड बात करते हैं अपने सोल्जर से तो एक एक शब्द देश की सिक्योरिटी से जुड़ा होता है। इंटरनेट के जमाने से पहले कोल्ड वॉर के दौरान जो इन्फॉर्मेशन थी वो पास होती थी फोन लाइंस और रेडियो सिग्नल्स के द्वारा, जिनको इंटरसेप्ट करना बहुत आसान था और उनका सुनना उनसे भी ज्यादा। तो दुनिया भर की जितनी भी सरकारें थी उनको चाहिए था एक ऐसी मशीन जो उसको कोड कर सके और वही सुन सके जिसके पास इसकी चाबी है। एंड लो एंड बिहोल्ड, इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंपनी निकलती है द क्रिप्टो एजी, जो कि स्विट्जरलैंड की थी। इस देश को एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है जो ना अमेरिका के साथ है ना रशिया के साथ। एंड जितने भी बैंक्स होते हैं वो हमेशा स्विट्जरलैंड में मिलते हैं उनकी न्यूट्रलिटी को लेके, और इसी का फायदा उठाया ऐसी कंपनी ने और पूरी दुनिया का भरोसा जीत लिया। वो एक ऐसी चीज ऑफर कर रहे थे जिसकी जरूरत हर देश की सरकार, आर्मी ऑफिसर एंड इवन डिक्टेटर को थी, एक एडवांस इंक्रिप्शन मशीन जो बिल्कुल अनहैकेबल थी। जिसका नतीजा ये होता है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, लीबिया समेत 100 से ज्यादा देश इस मशीन को ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग ये कोई बहुत ज्यादा एडवांस मशीन नहीं है। इसमें एक मोटराइज्ड टाइपराइटर होता है जिसका काम होता है साइफर करना। आसान भाषा में समझाऊं, अगर एक डिप्लोमेट को एक मैसेज भेजना है अपनी सरकार को अपने देश में तो उसके अंदर लगे जो मैकेनिकल मोटर्स और जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती है वो उस पूरे मैसेज को कन्वर्ट कर देती है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला और कई सारे जिब्रिश टेक्स्ट में। और अगर कोई इसको चाह के भी पढ़ना चाहे तो ये बहुत ज्यादा जिब्रिश लगता है। एंड इसी जिब्रिश लैंग्वेज को रेडियो वेव्स के सहारे भेजा जाता है रिसीवर के पास। जब ये मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचता है तो वहां बैठे ऑफिसर के पास भी यही सेम क्रिप्टो एजी की मशीन होती है जिसमें सेम सीक्रेट की डालकर इस जिब्रिश कोड को दोबारा प्लेन लैंग्वेज में कन्वर्ट करा जाता है। एंड नो, इसकी कोई तीसरी की नहीं होती। अगर दो में से एक की भी गुम हो जाती है तो दोबारा से दो नई मशीनें फिर से परचेज करनी पड़ती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था बट जो ईरान था उनको शक होना स्टार्ट होता है 1980 के टाइम पे। उन्होंने देखा कि अमेरिका के पास ऐसी ऐसी डिटेल्स थी जो टेक्निकली उनके पास होनी नहीं चाहिए थी और वो भी बिल्कुल पिन पॉइंट प्रिसीजन इन्फॉर्मेशन के साथ। और यही हुआ था 1991 में जब उन्होंने अपनी किल टीम भेजी थी अपने पीएम को खत्म करने के लिए। उस टाइम पे क्या होता है, तेहरान अपनी एम्बेसी पेरिस में एक केबल भेजता है इसी मशीन के जरिए एंड वो काफी ब्लंटली पूछ लेते हैं इज बख्तियार डेड। बट इससे पहले उनको आंसर मिलता तो उनका एक असासिन पकड़ा जाता है एंड यहीं से जो शक था वो गहरा होना स्टार्ट होता है। इवन दो ईरान के पास कोई पावर नहीं थी इस मशीन के रिप्रेजेंटेटिव को अपने कोर्ट में समन करने की, तो वो एक जाल बिछाते हैं। अगले साल मार्च के टाइम पे उसी कंपनी का एक टॉप सेल रिप्रेजेंटेटिव आने वाला होता है एक रूटीन बिजनेस ट्रिप पर। बाकी काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ट्रैप लगाती है एंड जैसे ही वो आदमी कदम रखता है एयरपोर्ट पे उसको तुरंत ही पकड़ लेती है और अगले 9 से 10 महीने तक उनके सबसे डेंजरस इवन प्रिजन में ग्रिल और टॉर्चर करती है और उस पर कई तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, एक जासूस होने के या फिर मशीन में एक बैकडोर लगाने के। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। जो ये शख्स था हांस बुलर, ये बिल्कुल इनोसेंट था। उसको सच में नहीं पता था कि उसके मशीन के साथ कुछ खराबी हो भी रखी है कि नहीं, और इसी इनोसेंस की वजह से एंड में ईरान के हाथ कुछ नहीं लगता और $1 मिलियन की रैंसम लेके वो उसको छोड़ देती है। बट जो ये इवेंट था पूरा ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक था इस हांस बुलर के लिए। बट एक चीज उसको बार बार खटक रही थी, ईरान को उसकी कंपनी के बारे में उससे ज्यादा पता था। और जब वो स्विट्जरलैंड जाता है तो वो अपने कई लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और जितनी भी स्विट्जरलैंड की मीडिया थी उनके पास जाके बात करना शुरू करता है। स्टार्टिंग में तो लगा कि ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी है बट जब मीडिया दोबारा से उसकी स्पीच को
चेक करता है तो उनकी नजर जाती है 1986 की एक स्पीच पे, और यहाँ से जो कड़ियां हैं वो जुड़नी शुरू होती है। उस टाइम पे क्या होता है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन, वो आते टेलीविजन पर एंड एड्रेस करते हैं पूरे नेशन को, और वो बताते हैं कि वेस्ट बर्लिन के जो नाइट क्लब में धमाका हुआ है उसका जिम्मेदार है लीबिया का एक डिक्टेटर मोहम्मद गद्दाफी, और उसके ऊपर एयर स्ट्राइक करने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। बट उस स्पीच में वो एक गलती से एक बात बोल देते हैं जो उनको बोलनी नहीं चाहिए थी। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट और टाइमिंग बताई थी जब ट्रिपोली से ईस्ट बर्लिन की लीबियन एम्बेसी थी उनको ब्लास्ट का ऑर्डर भेजा गया था, और ये वही वक्त था जब ईरान ने नोटिस किया कि लीबिया और उनके पास वही सेम इंक्रिप्शन मशीन है, क्रिप्टो एजी की CX52, और बाद में उनकी इलेक्ट्रॉनिक H460 मॉडल्स। और अमेरिकन प्रेसिडेंट के उस बयान ने इनडायरेक्टली कंफर्म कर दिया कि उसके अंदर एक सीक्रेट बैकडोर है, बट चीजें उससे काफी अलग थी। जब हांस बुलर अपनी मीडिया के पास गए थे तो दूसरी तरफ जो वेस्ट जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी थी BND, वो पैनिक कर जाती है, एंड पैनिक उनका होना भी जायज था क्योंकि जो ये कंपनी थी क्रिप्टो एजी, ये भी एक सब्सिडरी थी, एंड इसकी जो एक पेरेंट कंपनी थी उसमें पैसा इन्वेस्ट था इसी इंटेलिजेंस एजेंसी BND का। उनको ये लगा कि अगर ये बात पूरे यूरोप में फैल गई तो स्कैंडल हो जाएगा, और 1993 में वो चुपचाप क्या करता है कि जितने भी शेयर थे उस कंपनी के वो बेच देता है उससे भी वर्स एजेंसी को, अमेरिका की CIA, और खुद इस ऑपरेशन से बाहर निकल जाते हैं। एंड हियर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस पूरे इंसिडेंट में 25 साल हो चुके थे, बट ये ऑपरेशन का भी बस आधा टाइम हुआ था। अब समझिए कि जो ये रिगिंग थी मशीन की, ये होती कैसी थी असल में। CIA ने क्या करा कि उन्होंने ऑब्वियस नहीं करा कि इसके अंदर माइक लगा के कैमरा लगा के जासूसी करे, उन्होंने इस्तेमाल करा मैथ्स का। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मशीन नॉर्मल कन्वर्सेशन को जिब्रिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है एक रैंडम पैटर्न पे, पर जो ये रिग्ड मशीन थी उसमें जो ये रैंडमनेस थी वो सेलेक्टेड थी। ऊपर से देखने में कोड रैंडम तो लग सकता था, पर वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता था जिसकी मास्टर की सिर्फ NSA और CIA के सुपर कंप्यूटर्स के पास थी। और CIA यहाँ पे नहीं रुकी, उन्होंने क्या करा कि जो फैक्ट्री थी क्रिप्टो एजी की उसमें दो तरह की मशीनें बनाई। पहली तो स्विट्जरलैंड और उनके क्लोजली देश नेटो के लिए जो कि बिल्कुल सिक्योर थी एंड असली थी, और दूसरी बनाई थी बाकियों के लिए जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना से लेके 100 देश शामिल थे, और वो बिल्कुल रिग्ड थी। और अगर किसी को शक होता था या फिर कोई एक नई टेक्नोलॉजी की बात होती थी इस मशीन में लगाने की, तो CIA ने इसका भी इंतजाम किया हुआ था। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था उन्होंने इसको पूरा हाईजैक कर लिया। उन्होंने अपने बंदे बैठाए जो लॉयल थे अमेरिका, स्पेशली उनकी CIA के लिए, और अगर कोई स्विस इंजीनियर इस मशीन को काफी पास से देखता था और अगर कोई रिकमेंडेशन होती थी तो जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट थी उसको भी इन्फिल्ट्रेट किया हुआ था, और ये बोल के कि ये कमर्शियल वायबल नहीं है या फिर ये टेक्नोलॉजी हमारी जो इक्विपमेंट है उसका प्राइस बढ़ा देगी, ये बोल के जितने भी चेंजेस थे उसको रोके रखे 25 साल तक। वो कहते हैं ना कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा जो सबसे डेंजरस चीज है तो वेल वो है इंसान की खुद की ईगो, और यही हुआ था इस इंसिडेंट के साथ भी। जितने भी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जो इस मशीन से चुपचाप जानकारियां चुरा रहे थे वो करने लग गए ब्रैग अपने दोस्तों के आगे, अपने कलीग्स के आगे, और वो एक ऐसी बातें शेयर कर रहे थे जो कि टेक्निकली उनको पता नहीं होनी चाहिए थी। बट कुछ साल बाद क्या होता है, CIA की एक 280 पेजों की हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट हो जाती है लीक, जिसमें फर्स्ट टाइम एक ऑपरेशन का पता लगता है, ऑपरेशन रूबिकॉन। और दुनिया की 3 सबसे बड़ी मीडिया हाउसेस, अमेरिका की वॉशिंगटन पोस्ट, जर्मन की ZDF और स्विट्जरलैंड की SRF एक कोऑर्डिनेट तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एंड एक टाइम के मुताबिक तीनों अपने पूरे डेटा को पब्लिश कर देते हैं एक रात के अंदर, और वहां से जो ये परत है वो खुलनी स्टार्ट होती है। अगर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि इस सिंगल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी ने क्या हमारी हिस्ट्री चेंज करी है, तो इसका आंसर है यस, और मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा लाइव। 1982 में एक लड़ाई होती है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में उनके फॉकलैंड्स आइलैंड को लेके, जो कि खुद अर्जेंटीना के बगल में था, एंड बाय राइट्स उनका उस पे हक था। दुनिया के जितने भी नेवल और मिलिट्री प्लानर्स थे उन्होंने इस बात को घोषित कर दिया था कि ब्रिटेन इस जंग को जीत नहीं सकता, वो भी एक ऐसी जगह जो उनके देश से हजारों किलोमीटर दूर है, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। पर जो अर्जेंटीना के जनरल्स और उनके जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो अपने ऑर्डर्स को पास करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे तो वो थी खुद क्रिप्टो एजी की यही मशीन जो कि रिग्ड थी। CIA ने अर्जेंटीना के हर एक टैक्टिकल ऑर्डर को इंटरसेप्ट किया और प्लेट में सजाकर ब्रिटेन की आर्मी, नेवी एंड उनकी जो प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर थी उनको थमा दिया। उनको उस बात का पहले से पता था कि अर्जेंटीना की नेवी कब और कहाँ पे मूव करने वाली है, उनकी जो फोर्सेस है उनका क्या ऑर्डर होने वाला है, एंड इसकी वजह से वो जीती हुई जंग को हार गए। और ये तो बस एक इंसिडेंट है, ऐसे कितने सारे हो सकते हैं। 2020 के खुलासे के बाद जो पूरा ग्लोबल मार्केट था उसमें धमाका
होता है बहुत ज्यादा बड़ा। स्विट्जरलैंड की जो रेपुटेशन थी न्यूट्रलिटी को लेके वो एक रात में मिट्टी में मिल जाती है। जो ये स्विस मेड और जो मेड इन स्विट्जरलैंड था उसको दुनिया की जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो अवॉइड करने लगी है एक प्लेग की तरह। एंड तुरंत स्विट्जरलैंड इस कंपनी के ऊपर बैन लगाती है और एक टीम को भी गठित कर देती है। और भारत का भी जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज्यादा स्विफ्ट था। तुरंत जितने भी फॉरेन मेड इंक्रिप्शन हार्डवेयर थे उन पे बैन लग जाता है और एक नए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जिसका आपने भी कई नाम सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत। और आज क्या है कि जो DRDO, IIT मद्रास और इंडियन मिलिट्री इंस्टीट्यूट्स है वो मिलकर खुद के जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स और जो सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है उनको बना रहे हैं। और भारत ने टारगेट रखा है दिसंबर 2029 तक जो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इंफॉर्मेशन को पास करने का, उसको वो न सिर्फ कंप्लीट करेंगे बल्कि नेक्स्ट स्टेप पर भी जाएंगे, द पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बननी भी चाहिए एंड मैं इसको फ्यूचर में भी लेकर आऊँ, सो स्टे ट्यून्ड। जब इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा था तो बहुत ज्यादा गुस्सा था। एंड द हार्श रियलिटी इज दिस, जिसको सुन के शायद आपको भी धक्का लगे। इतना बड़ा फ्रॉड होने के बाद भी किसी को सजा नहीं हुई। जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट थी उन्होंने दिखाने के लिए एक कमेटी तो बिठा दी, बट जब रिपोर्ट बनाई जा रही थी तो उसमें जितने भी गिल्टी पर्सन थे उनके नाम की जगह लगा दिया अननोन पर्सन्स। एंड टेक्निकली स्पीकिंग आप अननोन पर्सन्स को अरेस्ट नहीं कर सकते। बट सच जहाँ तक मुझे लगता है कि उनकी जो खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनको इस ऑपरेशन के बारे में अच्छे से पता था और वो भी बहती गंगा में हाथ धो रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स, और ये मेरे विचार है इस पूरे इंसिडेंट को लेके, कि ईरान ने ये इन्फॉर्मेशन जरूर अपने काफी क्लोज अलाइज के साथ शेयर भी करी होगी। और अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को मैच करें भारत की टाइमलाइन के साथ तो निकल कर आती है पहली 1984 की ऑपरेशन ब्लू स्टार। देन उसके बाद भारत जब अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजता है श्रीलंका, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी और 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस। ये वही टाइम था जब ईरान को कंफर्म हो गया था कि जो क्रिप्टोग्राफिक मशीन्स हैं उनके अंदर एक बैकडोर है। और ये बात कभी कंफर्म तो हो नहीं पाएगी, बट मे बी हमारे जो लीडर्स और जो हमारी मिलिट्री थी उनको इस बात का भनक तो लग गया होगा। क्योंकि जब हमने 1998 में पोखरण 2 का न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो सबसे बड़ी बात ये नहीं थी कि हमने इसको सक्सेसफुली कर लिया। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने अमेरिका की आंखों में धूल झोंक के उनके सैटेलाइट्स की जो निगरानी थी वहां से चुरा के जो ये बॉम्ब था ना सिर्फ डेवलप करा बल्कि इसको डेटोनेट भी कर दिया। एंड आई थिंक एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को इस क्रिप्टोग्राफी मशीन से दूर रखा गया था। मे बी ये अलग हो सकता है, बट जो प्रिकॉशन थी वो 2020 में जाके पे ऑफ होती है। और आपको भी ये पढ़ के लग रहा होगा कि ये इतनी बड़ी खबर आज तक हमने सुनी क्यों नहीं, इसने तो दुनिया को कई भागों में बांट देना चाहिए था और आज तक ये हमने किसी के मुंह से बात सुनी क्यों नहीं है। सो मे बी एक कोइंसिडेंट हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि जब इस आर्टिकल को रिलीज करा गया था तो ठीक 48 घंटे के अंदर अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। जो यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थी वो टीवी पर आता है एंड अनाउंस करते हैं पूरी दुनिया में कि उन्होंने एक नए स्ट्रेन ऑफ वायरस को ढूंढ निकाला है जिससे जो महामारी है वो फैल सकती है। और वो रिकमेंड करते हैं कि पूरी दुनिया में एज सुन एज पॉसिबल लॉकडाउन लगाया जाए और उस वायरस का नाम था कोविड-19।